चलिए बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की समवर्ती सूची के बारे में। हम बात कर रहे थे लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्या हुआ था कि पहला पार्ट कट गया था बीच से ही। लेकिन यदि आप इस पार्ट को देख रहे हैं तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करिए, पहली क्लास को देख लीजिएगा। यदि आप पहली भी क्लास को देख लेते हैं तो आपको सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, आइए बात करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंटिन्यू रहें। ठीक है, जिस रूप में आप देख रहे थे और जो आपका फ्लो बना हुआ था उस फ्लो में आप इसको देखते चलिए और समझते चलिए। चलिए बात करते हैं, माइंड आपका बिल्कुल यहीं पर होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कनाडा के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया से पहले हम थोड़ा सा एक और राज्य को ले लेते हैं जहाँ से हमने जहाँ के संविधान से हमने कुछ लिया था। तो कनाडा की पहले बात कर लेते हैं। तो कनाडा से हमने लिया था केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति यानी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहाँ से लिया था? कनाडा के संविधान से लिया था। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहाँ से लिया था? कनाडा से लिया था। कहाँ से लिया था? कनाडा से। चलिए बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था समवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से हमने लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने दो चीजें लिया है, एक तो समवर्ती सूची का विषय लिया है, एक समवर्ती सूची को हमने लिया है, और दूसरा हमने क्या लिया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को हमने यहीं से लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं जर्मनी के वाइमर के संविधान से हमने क्या लिया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन होना। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का स्थगन होना हमने कहां से लिया है? जर्मनी के वाइमर के संविधान से या जर्मनी से हमने लिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप थोड़ा सा संविधान के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, प्रस्तावना को लेकर चलते हैं। तो प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन किया गया। प्रस्तावना में 3 शब्द पहले नहीं थे लेकिन 3 शब्द को जोड़ा गया और 3 शब्द की संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को हमने जोड़ा। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हमने क्या किया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को हमने जोड़ा। अगर आपको याद रखना है तो SPA याद रख लीजिएगा। S फॉर हो जाता है समाजवादी, P फॉर हो जाता है पंथ निरपेक्ष, A फॉर हो जाता है अखंडता। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं या मूल अधिकार की बात करते हैं। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में है। और संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमें एक तरीके से मूल अधिकार मिले हुए हैं। और मौलिक अधिकार की बात करते हैं, देखिए मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हमें कुल कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं या पहले कितने थे? तो पहले हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे। लेकिन अब कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार कहाँ गया? तो एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। और कब हटाया गया? तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 एक संविधान संशोधन हुआ था जिसमें जो संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 जो था उसे हटाकर 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मौलिक अधिकार में एक और बातें ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? यह संविधान का हृदय और आत्मा है। तो संविधान की हृदय और आत्मा क्या है? संविधान की हृदय और आत्मा क्या है दोस्तों? वो है उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32। और इसमें 5 प्रकार की रिट्स भी दी गई हैं। 5 प्रकार की रिट्स भी हैं और 5 प्रकार की रिट्स को जारी करने का अधिकार किसे है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट या जो 5 प्रकार की रिट जारी करेगी
5 प्रकार के रिट जारी करेगी अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अगर हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करेगी तो वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 5 प्रकार के रिट्स कौन कौन सी हैं इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार में या संवैधानिक उपचारों के अधिकार में 5 प्रकार के रिट कौन कौन सी हैं या इनमें से कौन सी नहीं है। तो आप पांचों को जान लेंगे तो जो नहीं रहेगा उसको आप लगा देंगे। तो 5 कौन कौन सी हैं रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रिट से कौन सी हो गई? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट से कौन सी हो गई? परमादेश। और तीसरी रिट से कौन सी हो गई? प्रतिषेध। और चौथी रिट से कौन सी हो गई? उत्प्रेषण। और पांचवी रिट से कौन सी हो गई? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा 5 प्रकार की रिट्स हैं मेरे प्रिय साथियों। कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण, पांचवी है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में यदि हम बात करें तो इसे संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। तो पहले हमारे पास यानी कि हमको मौलिक कर्तव्य नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में एक समिति थी, उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। उस समिति का नाम क्या था दोस्तों? उस समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या हुआ कि हमें मौलिक कर्तव्य दे दिया गया कि हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। और जब हमें मौलिक कर्तव्य दिया गया था तो किस संविधान संशोधन के हिसाब से दिया गया था या किस संविधान संशोधन के अनुसार दिया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमें 10 मौलिक अधिकार मिला हुआ था और आगे चलकर एक और जुड़ गया। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 11 हैं। और मूल कितने थे? 10। तो ध्यान रखिएगा, तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मूल कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। तो 10 थे। कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमें 10 मौलिक अधिकार दिए गए थे और आगे चलकर एक और जुड़ गया तो 11 हो गए। तो वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एक और बात है। हाँ, तो इसे जोड़ कब दिया गया? फिर इसे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही भाग 4A में। और किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान में अगर संशोधन कुछ करना है तो किस भाग के तहत इसका प्रावधान है? तो संविधान के भाग 20 में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो भाग 20 में इसका प्रोविजन है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। और किस भाग में इसका प्रावधान है? तो संविधान के भाग 20 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डबल x करके हो सकता है वहां आ जाए तो आप भूलिएगा नहीं। 10 को क्या कहा जाता है? 10 को x कहा जाता है। फिर एक और x मिला रख देंगे बगल में तो कितने क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न या पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में यदि हमें जानना है तो संविधान के भाग 5 हमें देखना पड़ेगा। और संविधान के भाग 5 की बात करते हैं तो संविधान के भाग 5 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के बारे में जो प्रोविजन किया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किस भाग में है? संविधान के भाग 5 में। संविधान के भाग 5 में। चलिए अगले प्रश्न यानी कि अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति कौन होता है? तो मैंने आपको बताया देश का प्रमुख होता है, प्रथम देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक कौन होता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक कौन होता है? राष्ट्रपति। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि प्रत्यक्ष ना होकर परोक्ष होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कैसे अप्रत्यक्ष? जैसे कि देखिए आप समझिएगा, जैसे हम क्या करते हैं अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं लोकसभा में, विधानसभा में और राज्यसभा में। हम क्या करते हैं अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में।
और जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट थोड़ी ना राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो हम डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष होता है। अब आइए बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा। अब निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन से हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे, एक तो लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वे सारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। फिर दूसरी बात समझिएगा, और राज्यसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वे सारे सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनाव में भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट कहता है कि जितने भी राज्य में विधानसभा हैं, यानी कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में जितने भी राज्य हैं और जहां पर जितने भी राज्य हैं जहां जहां हो सकता है, सभी में तो एक तरीके से विधानसभा है सभी राज्यों में, ठीक है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में केवल 2 राज्य हैं जहां पर विधानसभा है। तो ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं जितने भी पूर्ण राज्य का जिन्हें दर्जा दिया गया है और जितने भी पूर्ण राज्य के दर्जा जिन्हें दिया गया है उनके पास विधानसभा है। तो विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वे भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर एक और बात है आपको ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश में केवल 2 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधानसभा है, केवल 2 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधानसभा है। तो दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधानसभा है, तो उनके भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में या चुनाव में भाग लेंगे। तो एक बार फिर इसको समझ लीजिए और याद कर लीजिए, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे और राज्य में जितने भी विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। और केंद्र शासित में 2 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी, तो उनके भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कौन भाग नहीं लेता है ये समझ लीजिए आप, तो और भी आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अगर हो सकता है कि आप इसको याद कर लें, तो हो सकता है आपको वो नहीं याद हो रहा है तो ये याद कर लीजिएगा आप। जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं, जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा की बात करें और चाहे राज्यसभा की बात करें, चाहे वो लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, तो जितने भी नॉमिनेटेड होते हैं यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी लोगों को मनोनीत किया जाता है वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विधानसभा के भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं, विधानसभा के भी जितने भी मनोनीत सदस्य होते हैं वे भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। और चौथा पॉइंट, विधान परिषदों के भी निर्वाचित सदस्य, विधान परिषदों के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो आप चाहे भाग लेते हैं उनको याद कर लीजिए, रख लीजिए, और चाहे जो भाग नहीं लेते हैं उनको याद रख लीजिए। ये आप पर निर्भर करता है, एक याद रख लेंगे तो दूसरा तो आपका सही हो ही जाएगा। तो फिर से एक बार थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट क्या 30 सेकंड में। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बस इतना याद कर लीजिए, वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। कौन नहीं लेते हैं, तो जो लेते हैं उनको आप जान गए हैं, जो नहीं लेते हैं उनको आप कट करके चले आइएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि राष्ट्रपति अगर किसी को बनना है, अगर किसी के मन की इच्छा हो रही है कि भैया हमें राष्ट्रपति बनना है तो सर आप हमें राष्ट्रपति बना दीजिए, तो देखिए बेटा, आपको राष्ट्रपति यदि बनना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आप पहले भारत के नागरिक हों, और दूसरी बातें आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी 35 वर्ष आयु, तब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आप खड़े हो जाइएगा। 1 सीट वहां रहती है, लेकिन अभी बेटा आप पीछे होने वाले हैं बस 2 सेकंड में।
मतलब 10 सेकेंड यानी थोड़ी मिनट में आप पीछे हो जाएंगे कि मुझे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ना है। देखिए फिर तीसरी बात ये कही गई है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता कितनी है, तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए। अब आप बोल रहे हैं सर ये सब मेरे पास है, मैं भारत का नागरिक हूँ और साथ ही साथ मैंने 35 वर्ष आयु पूर्ण कर लिया है, मैं लोकसभा के सदस्य बनने की भी योग्यता रखता हूँ, लेकिन बेटा एक योग्यता आपके पास नहीं है, वो है राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक है तभी आप राष्ट्रपति बन पाएंगे। तो दोस्तों मेरे प्रिय साथी, जो आपके मन में विचार चल रहा था उस विचार को बंद कर लीजिए। अब यहीं पर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपके पास 50 ना तो प्रस्तावक हो पाएंगे ना तो आपके पास 50 अनुमोदक हो पाएंगे। कौन है यहाँ आपको, यहाँ तो एक सांसद छोड़ो आपको यहाँ हो सकता है कि एक विधायक भी ना जानता हो, नहीं तो आप मजाक में कभी कह देते हैं कि मेरे फूफा क्या हैं, विधायक हैं, तो कभी कभी आप मजाक में कह देते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के फूफा हो भी। तो जिसके होंगे कमेंट करके बताइएगा आप लोग, कि आप लोग हमें बताइएगा कि सर मेरे फूफा जी क्या है, विधायक हैं या सांसद हैं, जो भी होंगे आप बताइएगा, ठीक है, फूफा जी के बारे में। क्योंकि आप लोग जब पुलिस वाले आपको पकड़ लेते हैं तो आप तुरंत क्या बोलते हैं कि देखिए आप हमें छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बोलता है क्यों, क्योंकि तो आप बोलते हैं देखिए बेटा आप मुझे इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि मेरे फूफा जी जो है वो सांसद हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत हैं, या आईएएस पीसीएस तो आप कहते नहीं, क्योंकि सीधा आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्हीं के बारे में तो आप बताएंगे। चलिए बात करते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर ने हमारा समय ले लिया, तो थोड़ा सा एंजॉय भी होना जरूरी था। चलिए अब राष्ट्रपति को यदि हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा, तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन भैया क्यों महाभियोग लगाया जाएगा, क्योंकि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया चलाई जाती है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या केवल लोकसभा में चलाई जा सकती है, क्या केवल राज्यसभा में चलाई जा सकती है, नहीं, यह प्रक्रिया किसी भी सदन में चलाई जा सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लीजिए। मैं कहता हूं कि जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। आप हमारे टेस्ट सीरीज कुरुक्षेत्र बैच को आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। यदि आप नए हैं तो कुरुक्षेत्र बैच को ज्वाइन करिए और शुरू से आप देखते आइए और डेली आप देखते रहिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपके पॉलिटी के क्वेश्चन गलत बिल्कुल होंगे ही नहीं, ठीक है। साथ ही साथ हिस्ट्री के भी क्वेश्चन नगण्य हो जाएंगे गलत होने के। बहुत सारी चीजें मैं शशि जीएस एकेडमी पर दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें। बस आप क्या करें, बिना वजह के भटक रहे हैं, बस इसलिए आप परेशान हैं। आप भटकिए नहीं, बस सही चीजें सही जगह जहां मिल रही है वहां आप लेके चलिए। चलिए बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अब राष्ट्रपति के पास एक और पावर है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं किसमें, लोकसभा में 2 लोगों को, कहां से, एंग्लो इंडियन से। तो एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 लोगों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उनको विशेष क्षेत्रों में ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज याद रखिएगा, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज याद रखिएगा। जो इन क्षेत्रों में जिनको ज्यादा अनुभव है, ठीक ठाक खूब अच्छा अनुभव है, तो वे राज्यसभा में जा सकते हैं, राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट कर लेंगे। तो राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट कर लेंगे, तो इनमें से कोई एक कला आप अच्छे से जान लीजिए और सीधा पहुंचिए राज्यसभा में, और फिर वहां बताइए कि देखिए हमारी मांगे अब पूरा होगी कि नहीं होगी। लेकिन आप लोग हैं, जिस दिन आप राज्यसभा लोकसभा पहुंच गए उस दिन आप कहेंगे देखिए यहाँ सुख सुविधाएं अच्छी हैं,
फालतू सरकार से पंगा मत लीजिए, नहीं तो हो सकता है इधर उधर सारी चीज़ें हो जाए। तो इससे अच्छा बिल्कुल शांति माहौल में बने रहिए, आराम से अपना जीवन चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है। आप इस सोच में आ जाएंगे। अभी आप सोच रहे हैं बस एक बार सिलेक्शन हो जाए, एक बार, अभी आप क्या सोच रहे हैं, एक बार सिलेक्शन हो जाए ना तो आग लगा दूंगा पूरे देश में, ठीक है। आप पूरे व्यवस्था को बदल देंगे। आप सोचते होंगे कभी कभी तो यही सोचते होंगे जो IAS PCS की तैयारी करते हैं। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, बस 1 मिनट। दरअसल क्या हुआ था, एक दिन क्या हुआ था, मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लास चलती है IAS की, IAS और PCS की ऑनलाइन क्लास चलती है। तो मैं IAS और PCS की भी क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ इस समय। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा एक छात्र बोला, वो पता नहीं क्या हुआ था, रात भर सपना देखा, हो सकता है दिन भर वीडियो देखा हो, दिन भर यूट्यूब चैनल वगैरह देखा हो, न्यूज़ चैनल देखा हो। उसने मुझे फ़ोन किया, सर मुझे IAS बनना है। मैंने कहा क्या हो गया हो, तो तुम तैयारी कर ही रहे हो, बनोगे ही। तो उसने बोला सर पूरा देश बदल गया, पूरा देश अस्त ध्वस्त हो गया, मुझे ही जो करना है और कोई कुछ नहीं करने वाला है। तो मुझे जो करना है मैं ही करूँगा, कोई कुछ नहीं। पूरा देश, उसको ऐसा लग रहा था पूरा देश अंधकार में डूब गया, उसके सिवा कोई नहीं है। तो बिल्कुल इस तरह के सपने आप कभी कभी देखते हैं। तो ऐसे सपने ठीक है, देखना अच्छी बात है, लेकिन उसको लागू करना भी चाहिए। अब लागू कैसे करना है, आप पढ़िए और समझिए, आप पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, आप देश के लिए अच्छा कार्य करिए, यही आपका जीवन है। और यही इसी जीवन में आप जो भी कुछ करना है कर लीजिए। इसके बाद दोबारा जीवन आपको नहीं मिलने वाला है। ये 7 जन्म वाला सिस्टम आप भूल जाइए और पुनर्जन्म वाला भी सिस्टम भूल जाइए। चलिए बात करते हैं कि आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन शक्तियां हैं, और 3 आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू की जाती है, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, केंद्र सरकार की सलाह पर। किसके सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर। आप याद रखिए, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, पिछली क्लास अगर आप देखना चाहें तो कार्यपालिका वाली, विधायिका, और मैंने बहुत अच्छे से बताया है उसमें कि राष्ट्रपति 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से केंद्र सरकार की बात मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 44वां और 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा हुआ था, ठीक है। तो दूसरी बात करते हैं, अनुच्छेद 352 हो गया। अब अनुच्छेद 356, अगर किसी देश में, किसी राज्य में या किसी विशेष क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग किया जाएगा, अनुच्छेद 356। अगर हमारे पास कोई वित्तीय संकट आ जाता है, बिल्कुल हमारे पास वित्तीय संकट आ जाता है और हमारे पास कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल खाने तक पैसे नहीं रहते हैं, बहुत ज्यादा हमें समस्या हो जाती है, तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके हमारे राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, वित्तीय आपातकाल लागू कर देते हैं। जो कि हमारे लिए सबसे अच्छी और खुशी और सौभाग्य की बात है कि अभी तक हमारे देश में एक बार भी 360 का प्रयोग नहीं किया गया है, 360 का प्रयोग नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल हमारे देश में नहीं लागू हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, थोड़ा से 2 पॉइंट और है। लोकसभा की बात करते हैं। अगर लोकसभा के आपको सदस्य बनना है तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आप भारत के नागरिक हो और 25 वर्ष की आपकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप लोकसभा के सदस्य बन पाएंगे। फिर बात करते हैं राज्यसभा की। यदि आपको सदस्य बनना है तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आपके पास कम से कम 30 वर्ष आपकी आयु कंप्लीट होनी चाहिए। तो अभी नौकरी के बजाय आप 30 वर्ष इंतजार करिए और 30 वर्ष आप तो राज्यसभा के सदस्य इंतजार करिए, फिर राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु है, 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु है, 30 वर्ष। और सभी के लिए कॉमन शब्द एक है, भारत का प्रथम नागरिक आप हो। बस कुल मिलाकर जितने भी पद हैं, कुल मिलाकर भारत के कोई भी पद को आपको लेना है तो आप यदि भारत के नागरिक हैं तभी आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। एक कॉमन वर्ड है, सिंपल सी बात इतनी है, कॉमन वर्ड है कि भारत के नागरिक बनने के भारत के कोई भी पद को लेना है, चाहे आप संवैधानिक हो चाहे वैधानिक हो, कुल मिलाकर कोई भी पद आपको लेना है तो आप पहले भारत के नागरिक हो, तभी आपको यह पद मिलेगा, अन्यथा वह पद आपको नहीं मिलेगा, भले ही कितनी योग्यता आपके पास हो। नेक्स्ट बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। बस थोड़ा से आप 2 मिनट वेट करिए। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास कितनी आयु होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। भारत के नागरिक, मैंने आपको बताया कि कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं निर्वाचन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, तो कौन कौन लोग भाग लेते हैं
पहले तो ये समझ लीजिए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, वैसे उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, सॉरी हाँ निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे, तो संसद के निर्वाचित सदस्य, देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य, निर्वाचित सदस्य तो पहले भाग ले रहे थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन मनोनीत नहीं ले रहे थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और उसमें के जो मनोनीत सदस्य हैं, जो एंग्लो इंडियन है और जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वे भी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन विधानसभा के कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए एक और बातें ध्यान रख लीजिएगा, 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, और राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक। और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता, उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता। तो मैंने आपको सब कुछ आज बताया मास्टर क्लास में। तो आज आपने देखा कि मास्टर क्लास में मैंने आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें समझाने का प्रयास किया। यदि आपको क्लास बेहतर लगी हो तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि इस तरह की चीज़ों को कलेक्ट करने में, एक जगह व्यवस्थित करने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। आपको नहीं पता होगा, ठीक है, मैं इसके लिए कितना मेहनत किया हूँ, ठीक है, इस क्लास को प्रोवाइड कराने में मैं कितना मेहनत किया हूँ, ठीक है। तो मैं सुबह से लगा हूँ और काफ़ी आज तो मैं आपको बताऊँ क्या, आज मैं सुबह 9 बजे से खड़ा हूँ पढ़ाने के लिए और अभी बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं और ये मान के चलिए 7:30 बजे तक अभी लगातार मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल लगातार पढ़ा रहा हूँ। बस आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और आप लोग हमारे साथ रहेंगे और हमारे दोस्त हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, और इसलिए मेरा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए और अपने दोस्तों के लिए कुछ करना चाहिए। तो जितना हमारे पास ज्ञान है, जितना मेरे पास ज्ञान है या हमारे पास ज्ञान है, उस सारे ज्ञान को हम आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जितना हमसे हो पाता है उतना मैं करता हूं। बिल्कुल कभी कभी समय नहीं मिल पाता है, आपके प्रश्न बहुत हैं, कुछ छात्रों के प्रश्न हैं, जैसे कि योगेश उपाध्याय जी के 2-3 प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। उन प्रश्नों पर आंसर देने में थोड़ा सा समय लग रहा है, समय क्या, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो ऐसे प्रश्न छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे उनके प्रश्न हैं। उन्होंने पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में अंतर पूछा है, उन्होंने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, जो कि 5 मिनट की सारी क्लास हो सकती है, लेकिन मैं उन्हें 5 मिनट में अगर समझाना होता तो अब तक मैं उनको कब के समझा दिया होता और उनको क्लास भी प्रोवाइड करा दिया होता। बिल्कुल मेरा मन ये नहीं होता है कि बस जितना आप पूछें उतना मैं आपको बता दूँ। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें बताई जाएँ, आपके प्रश्न, क्योंकि आपके प्रश्न थोड़े हैं, क्योंकि आप इतना जानते हो इसलिए इतना ही आपके मन में प्रश्न उठे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि आप सारी चीज़ें जान लो, ताकि आपको हमेशा प्रश्न करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज के माध्यम से उन्हें बढ़िया से बता दूँ, ठीक है। थोड़ा सा समय लग रहा है, बस उस पर हमने क्लास स्टार्ट कर दिया है। आज हमने कार्यपालिका और कार्यपालिका और विधायिका के बारे में हमने थोड़ी चर्चा की। अब नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट आने वाले समय में बहुत जल्द ही मैं उन्हें बता दूंगा न्यायपालिका और विधायिका के बारे में और अच्छे से चर्चा करके, और साथ ही साथ उनके जो प्रश्न हैं उसको भी मैं एक क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें मैं दे दूँ, इसलिए योगेश उपाध्याय जी के मैं प्रश्न को अभी नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे समय नहीं है इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा नहीं, मुझे पता नहीं है, सारी चीज़ें मुझे पता है, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, मैंने सब कुछ डेली पढ़ता भी हूँ, डेली पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ। बस आप लोगों की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है। बस आप लोगों की कृपा यही है कि यूट्यूब पर भी अच्छे से आप करिए, बढ़िया से थोड़ा से बढ़ाइए और लोगों को बताइए कि प्रवीण सर भी हैं शशि जीएस एकेडमी पे, जो ठीक ठाक इस समय पढ़ा रहे हैं और काफ़ी लोग उनके यहाँ से पढ़ने से सेलेक्ट भी हुए हैं। ऑफलाइन में तो काफ़ी छात्र को हमने सेलेक्टेड करवाया है, ठीक है। 31 जनवरी 2021 को ही बहुत सारे एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद बहुत सारे टीचर सेलेक्ट हुए हैं। टीचर का मतलब सीटेट के उन्होंने परीक्षाएं पास की,
इस वर्ष भी हमने निर्धारित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को हम सिलेक्शन दें, ठीक है। और हमारे साथ जितने भी छात्र लगे हुए हैं हमारे ऑफलाइन के, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। उनका जो प्यार है, उनका जो स्नेह है, मैं हमेशा अपने हृदय में संजोए रखूँगा। और साथ ही साथ मैं उनके लिए जितना हो सकेगा उतनी सारी चीज़ें करूँगा। बिल्कुल वो लोग चिंता ना करें कि वो लोग ये ना सोचें कि मैं उनके साथ अच्छा नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। कभी कभी होते हैं क्लासेस जो कम हो जाती हैं, नहीं लेकिन आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है बहुत जल्द ही, जब आपके एग्ज़ाम की थोड़ी सी डेट आ जाए तो मैं चाहता हूँ कि उसमें ज़्यादा मेहनत करके और आपकी सफलता तक आपको जल्दी और सही समय पर सही चीज़ें देकर आपको पहुँचा दिया जाए। बस इस तरह की चीज़ें हैं। ऐसा मेरे मन में कभी विचार नहीं आता कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है। कभी कभी समय का अभाव, कभी कभी कुछ अपने भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि पर्सनल इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं, कभी सर्दी कभी जुकाम ये भी लगे रहते हैं, तो जो जानते हैं आप लोग। चलिए बात करते हैं, अब तो क्लास को यहीं पर हमें स्थगित करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मिलेंगे, किसी और दिन मिलेंगे। अगर आपको मास्टर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको और भी मास्टर क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल आप रिवीजन करते रहिएगा आराम से, बिल्कुल आप रिवीजन करते रहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप हमें बताते चलिए, बस आप हमें बताते चलिए और सबको बताते चलिए, अपने दोस्तों को भी। आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं और आप सभी लोग बोलेंगे भारत माता की जय, और हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े और सुख समृद्धि में आगे बढ़े और हमारा देश एक अच्छा और विकसित देश बने। अन्य देशों की तुलना करना हम छोड़कर अपने देशों के, सारे देश हमारे देश से तुलना करने लगे और भी अच्छे से, कि भारत भी एक ऐसा देश है जिसने जीरो से स्टार्ट किया था, जिस पर बहुत सारे लोगों ने राज किया, फिर भी भारत ने अपने आप को इतना अच्छे से किया, इतना अच्छे से मेहनत किया भारत ने, जो भारत आज यहाँ पर है। विश्व में ऐसे स्थान पर हम जाना चाहते हैं जो लोग हमें, यानी जितने भी देश हैं यूनाइटेड नेशन के, सारे देश हमारी सराहना करना और भी शुरू कर दे कि भारत एक ऐसा देश है जिसने जीरो से स्टार्ट किया था, जिसके ऊपर मुगलों ने राज किया, जिसके ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, पुर्तगालियों ने राज किया, कौन कौन से लोगों ने राज किया, फिर भी। और हमारे देश में कितना आज भी वर्तमान में देखिए कितना भ्रष्टाचारी आज भी है, जो हमारे देश के नेता हैं वे भी कितना भ्रष्टाचारी हैं, ठीक है, कितना भ्रष्ट कर रहे हैं, कितना एक तरीके से हमारे देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, फिर भी हमारा देश इतना अच्छा है, इतने सही जगहों पर है। अगर मैं कहता हूँ मात्र 5 साल हमारे देश से भ्रष्टाचारी खत्म हो जाए, मैं कहता हूँ भारत जो है विश्व का नंबर 1 या नंबर 2 स्थान पर पहुंच जाएगा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर ईमानदारी से मेहनत करना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, चाहे भारत का कोई भी तबका हो, चाहे वो कोई भी तबका हो, चाहे जिस जाति से हो, चाहे जिस लिंग से हो, चाहे जिस समुदाय से हो, चाहे वो जिस राजनीतिक क्षेत्र से, प्रत्येक व्यक्ति अगर 5 साल ईमानदारी से मेहनत कर ले, मैं गारंटी लेता हूं कि भारत विश्व के उस स्थान पर पहुंच सकता है जिस स्थान पर हम हमेशा कल्पना करते रहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, मैंने आपसे क्या कहा, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, सभी को मेहनत करना पड़ेगा, तब भारत एक और अच्छे, मतलब एक तरीके से जाना पहचाना जाएगा। विश्व में उसका एक ऐसा स्थान होगा जिसके बारे में आप हमेशा कल्पना करते रहते हैं कि अमेरिका में ऐसा है, चाइना में ऐसा है, तो आप खुद नहीं कहेंगे कभी दूसरे देश जाने की तो छोड़िए, आप सोचेंगे भी नहीं किसी दूसरे देश के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय खंड भारत।